हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पर आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपभोगकर्ता का संतुलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है और इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक आपका टॉपिक और है जो है आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो आज मैं उसे कंज्यूमर सरप्लस को नहीं पढ़ा रहा, उसे मैं कल को पढ़ा दूंगा। वो इससे पहला टॉपिक होता है, पर लेकिन मैं उसे इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इससे कुछ जुड़ी चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो बेसिक बेसिक है, उसे हम कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा, तो उसको बाद में बात कर लेंगे। उसका छोटा सा वो कॉन्सेप्ट है। तो आज हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने के लिए पहले तो हम इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब वो है ऐसा पॉइंट जहां पर हमको ऐसा फील हो कि वहां से हमें मूव नहीं करना। क्या नहीं करना? वहां से हमें मूव नहीं करना। या फिर तो अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये क्या है? पोजीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या? सेटिस्फैक्शन। ये है आपका पोजीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इतना हो कि उससे आगे मूव करने का हम ना सोचें। उससे आगे मूव करने का मतलब ये है कि उससे आगे बढ़ने का ना सोचें। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ये है कि मान लीजिए मैंने पहला गिलास पानी पिया, उसके बाद मैंने दूसरा गिलास पानी पिया, उसके बाद मैंने तीसरा गिलास पानी पिया। जैसे ही मैं तीसरा गिलास पानी पे आया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई इससे आगे मैं पानी नहीं पी पाऊंगा। मुझे लगा कि इससे आगे भाई मेरा पानी नहीं होगा, बस करो। तो वो कौन सा पॉइंट हो गया? वो पॉइंट हो गया जहां से आगे मैं नहीं बढ़ सकता। मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया। तो ऐसा सेटिस्फैक्शन हो गया कि भाई बिल्कुल मैक्सिमम हो गया कि बस अब नहीं, अब आगे पानी नहीं पीऊंगा। तो क्या हो गया? यही क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उपभोक्ता का संतुलन है। अब मैंने आपको यूटिलिटी पढ़ाया था, तो इसे ना यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में भी इसे ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है? देखिए क्या था। एक तो था कार्डिनल अप्रोच और एक क्या था? ऑर्डिनल। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे, पढ़ा दिया मैंने बहुत अच्छे से। तो कार्डिनल अप्रोच में हम क्या कर रहे थे? कार्डिनल अप्रोच में हम न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन कर रहे थे। अब देखो, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जब हम कार्डिनल और ऑर्डिनल में आते हैं तो कार्डिनल के अंदर यूटिलिटी की बात की जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब हम कार्डिनल की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढते हैं। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है यहाँ पर कार्डिनल के अंदर, वो कंडीशन ये है कि किसी भी वस्तु का मार्जिनल यूटिलिटी, किसी भी वस्तु का, मान लीजिए एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु का या एक्स गुड का मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के, किसके प्राइस के, किसके? एक्स वस्तु के प्राइस के, जो भी वस्तु है उसी वस्तु के प्राइस के इक्वल होगा। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी उसी वस्तु के प्राइस के इक्वल हो जाएगी, वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर हमें क्या मिल जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, उपभोक्ता का संतुलन मिल जाएगा। अब इसे कैसे देखेंगे हम? मैंने एक आपको टेबल बताई थी जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह लिखी थी हमने। तो मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए कितनी थी? 10 थी, उसके बाद 9, 8, 7, 6, तो ऐसे हो गई। अब यहाँ पे मैं प्राइस लिख लेता हूँ उसी वस्तु का, उसी गुड का, सेम टू सेम। प्राइस लिखने पे क्या हो गया? अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी तो एक लाइन थी अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए, थी ना लाइन? अन्य कारकों को स्थिर, अन्य कारक कौन कौन से थे? एक तो आपका प्राइस था, उस वस्तु का प्राइस सेम रहना चाहिए, आपकी इनकम सेम रहनी चाहिए, उपभोक्ता की पसंद सेम रहनी चाहिए। तो वही चीज़ है। तो प्राइस जब आप कंज्यूम कर रहे हो किसी भी वस्तु को, मान लीजिए वो खाना खा रहा था, मोहन वाला एग्जाम्पल लिया था कि प्लेट खाना, तो प्लेट का हर बार पैसे थोड़ा ना बढ़ रहे थे, मतलब कि उसका जो प्राइस था वो थोड़ा ना बढ़ रहा, प्राइस तो उतना ही रहेगा ना। तो प्राइस यहाँ पे कितना रहेगा? मान लीजिए कि 8 था, तो प्राइस तो 8 ही रहेगा, हर किसी में 8 ही रहेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां मिलेगा हमको जहां पर ये दोनों क्या हो? ये दोनों आपके इक्वल हो। क्या हो? दोनों इक्वल हो। तो ये पॉइंट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है कार्डिनल के अंदर? क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वाला या मार्जिनल यूटिलिटी वाला।
कॉन्सेप्ट वही होगा, क्वेश्चन वही होगा। क्या कह देगा क्वेश्चन के अंदर ही कह देगा कि इसके साथ साथ, मतलब कि जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दे दिया, उसके साथ साथ क्या कीजिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी शो कीजिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे शो करोगे, टेबल बनाओगे, वही टेबल बनेगी, बस साथ में एक प्राइस की ऐड हो जाएगी और उसमें वही पॉइंट लगा के दिखा देंगे कि ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाती है। ये तो आपका कार्डिनल का बात हो गई। अब ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा जाता है। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या पढ़ा जाता है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर हम कैसे देखेंगे, वही आज सारा डिस्कस होगा कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कैसे देखते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो ज़्यादातर इनडिफरेंस कर्व वाला ही आता है, क्योंकि इसमें तो वहीं पर ऐड हो जाता है। क्योंकि ये जो है ये किसी एक वस्तु के लिए है, किसके लिए, वन गुड के लिए, वन गुड के लिए है ये। ठीक है, वन गुड के लिए। पर लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो इसमें मैं आपको पढ़ाया कितने गुड्स होते हैं, 2 गुड्स होते हैं, 2 गुड्स होते हैं ना, एक्स वाई। तो ये 2 गुड्स के लिए तो ये मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे कंपेयर अगर करें तो। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं सीधा। तो जब अब देखिए क्या पता है मैंने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जब हम इसकी बात करते हैं ना तो हमें एक चीज़ जुड़ जाती है, हम अब यूटिलिटी पे नहीं रहते कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है या फिर उस पर, अब हम बात करते हैं उसके इनकम के साथ। ठीक है, एक लाइन जुड़ जाती है, ये लिखा है देखो, बजट और इनकम। किसी भी पर्सन की, मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरी बजट क्या, मेरा जो इनकम है, मेरी जो इनकम है या बजट है, उसके अकॉर्डिंग मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होना चाहिए। तो जब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल ऐसा पहुंच जाएगा, मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हूँ। क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हूँ। यही चीज़ लिखी है। प्रत्येक उपभोगकर्ता अपनी निश्चित आय, निश्चित मतलब कि जो हमारी आय है, तथा वस्तुओं की दी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। हर कोई क्या चाहता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, सेटिस्फैक्शन फील हो। हर कोई, आपका एक बहुत ही सिंपल बात है कि जो ह्यूमंस हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कभी ख़त्म नहीं होता। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन है, कीपैड वाला, तो मैं क्या चाहूँगा, मेरे पास बड़ा फ़ोन हो। जब मेरे पास बड़ा फ़ोन आ जाएगा, मतलब कि टच वाला आ जाएगा, फिर मैं क्या चाहूँगा कि मेरे पास टैबलेट हो। अगर मेरे पास टैबलेट भी आ जाएगी तो फिर मैं क्या चाहूँगा कि मेरे पास लैपटॉप हो। तो मतलब जो हमारा इच्छाएं हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाएं इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए मैं एक और चीज़ भी कहता हूँ हमेशा कि जो टाइम मशीन है ना, टाइम मशीन कभी नहीं बननी चाहिए। टाइम मशीन क्यों नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी टाइम मशीन अगर बन गई तो। क्योंकि हर कोई अपनी इच्छाएं नहीं कंप्लीट कर पाएगा और बहुत बड़ा लॉजिक हो जाता है इसके पीछे भी। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम पे। अब जैसे एग्जांपल लेके बता देता हूँ, एग्जांपल लेके फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं हूँ, मेरी जो इनकम है 100 रुपये है, मेरे पास जो मेरा बजट है वो 100 रुपये है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 वस्तुएं, क्योंकि यहाँ पर किसकी चलेगी, 2 गुड्स चलेंगे। कितने गुड्स चलेंगे, 2 गुड्स चलेंगे, क्योंकि हम इंडिफरेंस करके अंदर पढ़ रहे हैं। तो 2 गुड्स लेने हैं मुझे, 2 वस्तुएं लेनी है, 100 रुपये मेरे पास है और मुझे क्या करना है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करना है अपना। तो देखो पहली बात तो ये कि मेरे 100 रुपये पूरे खर्च होंगे, क्योंकि मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब मेरे 100 रुपये पूरे खर्च हो। अगर मैं 80 रुपये खर्च कर दूंगा और 20 रुपये बचा लूंगा, तो 20 रुपये का क्या है, 20 रुपये तो वो आ गए ना कि भाई मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल और ऊपर हो सकता है, पर लेकिन मैंने किया नहीं, तो मेरे 100 रुपये पूरे खर्च हो गए। अब मुझे 2 चीज़ें लेनी है। मान लीजिए मैं सब्जी और फल लेने गया, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं सब्जी वाले पे जाके उसका सारी चीज़ें पूछूंगा कि सब्जी क्या भाव है, फिर मैं फल वाले के पास जाके सारी चीज़ें पूछूंगा, दोनों की कंपेयर करूंगा। ऐसा नहीं कि सब्जी वाले पे गया सब्जी ले ली। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है कि उपभोगकर्ता समझदार है, मतलब मैं समझदार हूँ। मैं पहले दोनों को कंपेयर करूंगा, जब जाके अब डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या लेना है। तो मैंने दोनों कंपेयर किया, उसके बाद मेरी इनकम भी सेम है, इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, इनकम भी सेम है, उन दोनों के प्राइस भी सेम है। कि मतलब कि प्राइस सेम का मतलब है सब्जी अपने प्राइस पे मिल रही है और फल अपने प्राइस पे मिल रहा है। तो जब मैं लेने जाऊँगा, फल और सब्जी लेने जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे फिर क्या करूँगा, कंपेयर करके फिर लूँगा। मान लीजिए 60 रुपये का मैंने फल ले लिए, क्योंकि सब्जी महंगी थी तो सब्जी मैंने कम कर दी, फल सस्ते थे फल ज़्यादा ले लिए। तो 60 रुपये का फल ले लिए, 40 रुपये की सब्जी ले ली, मुझे सेटिस्फैक्शन तो पूरा मिला, 100 रुपये का सेटिस्फैक्शन मुझे पूरा मिल रहा है। मान लीजिए फल महंगे थे तो मैंने फल को क्या किया, फल कम कर दिए, 30 रुपये के फल लिए और 70 रुपये के मैंने
आपके सब्जी ले ली, तो मेरा 100 रुपये में सेटिस्फेक्शन तो मुझे फुल मिला ना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो मैंने प्राप्त कर लिया ना। तो ये पॉइंट है कि मैं उस इनकम में, अपनी उस निश्चित आय में, उस अपनी फिक्स्ड अमाउंट में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुंचा पा रहा हूँ। दो वस्तुओं का ध्यान रखना। अब हम एजम्पशन पे बात आते हैं। पहले एक और चीज़ है, इसमें दो चीज़ें टूल्स आएंगे जो कुछ वर्ड्स बार बार यूज होंगे, कुछ टूल्स का यूज करेंगे। एक तो टूल आता है प्राइस लाइन आ जाता है, और आ जाता है आपका इंडिफरेंस मैप। ठीक है, दो चीजें आप बार बार मैं इसमें यूज करूंगा। तो एक होता है प्राइस लाइन और एक होता है इंडिफरेंस मैप। तो एजम्पशन क्या कहती है, एजम्पशन देख लेते हैं। एजम्पशन क्या कहते हैं, उपभोगकर्ता एक इंडिफरेंस मैप होता है। मतलब उपभोगकर्ता क्या है, एक मैप है। कौन सा मैप है, इंडिफरेंस मैप। मैंने बताया था ना इंडिफरेंस मैप, ये वाला, ये उपभोगकर्ता ये मैप है। वो अपने आप को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल किस पे ज़्यादा मिल रहा है। मैंने बताया था ओरिजिन से जितनी दूर जाओगे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। तो एक मैप है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का उदासीन है। मतलब कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में क्या है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट चल रहा है। वही है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज ए इंडिफरेंस मैप। उसके बाद कहते हैं कंज्यूमर को इंडिफरेंस मैप की पूरी जानकारी, वही चीज़ समझदार है, उसे पूरी जानकारी है कि कौन कितने प्राइस पे मिल रहा है, सब्जी कितने पे है और फल कितने पे है। वही पॉइंट हो गया। उसके बाद कहते हैं उपभोक्ता की इनकम निश्चित है। निश्चित मतलब जो आपकी इनकम है कंज्यूमर की, मेरी जो इनकम है वो सेम है, मतलब 100 रुपये है तो 100 ही है, ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद क्या कहते हैं, दोनों वस्तु एक्स और वस्तु की, मतलब कि वस्तुओं की कीमतें भी क्या है, सेम है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वस्तु की जो कीमत है वो भी कॉन्स्टेंट है। उसके बाद आते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमेशा इसके अंदर, जैसे कि हमने एक यहाँ पे कंडीशन पढ़ी थी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमेशा इक्वल होगा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के। इसे जब मैं इसकी कंडीशन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये यूज होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं उपभोगकर्ता एक विवेकशील प्राणी है। वही चीज है कि कंज्यूमर इज ए, मतलब कि समझदार इंसान है जो कंज्यूमर है। तो बहुत सिंपल सी बात होगी इस चीज की, ये आपकी एजम्पशंस हो गई। अब आते हैं हम इसके किस चीज पर, इसके कंडीशन पर आते हैं। ठीक है, आप सीधा कंडीशन में आते हैं। तो मैं इसमें दोबारा से आपके लिए फिल कर देता हूं आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है, चलिए मैंने आपको आपके लिए से दोबारा से फिल कर दिया, क्योंकि मैं लिखता बहुत टाइम लग जाता था तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, तो मैंने इसे भर दिया है। क्या क्या चीज़ें अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसका मीनिंग हो गया। फिर उसके बाद मैंने टूल बता दिया कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। एक क्या होता है, प्राइस लाइन यूज़ होता है, और दूसरा क्या होता है आपका इंडिफरेंस मैप यूज़ होता है। फिर मैंने एजम्पशन दे दी, सारी की सारी एजम्पशन वही पुरानी वाली एजम्पशन चल रही है, ज़्यादा कुछ नया नहीं था। ठीक है, बस हम इंडिफरेंस मैप की बात कर रहे थे, और हमारी जो गुड्स हैं वो टू गुड्स हैं, मतलब दो वस्तुएं हैं जो हम कंज्यूम करेंगे। और उसमें हम क्या देख रहे हैं, अपना संतुलन ढूंढ रहे हैं। संतुलन मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं उसी चीज़ में। उसके बाद क्या था, उसके बाद कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, किस कंडीशन में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा, मतलब हमारा इक्विलिब्रियम मिलेगा हमको। तो उसकी बात कर लेते हैं कि कंडीशंस क्या है। 3 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस है, 3 ही कंडीशंस हैं आपके यहाँ पर। आपके यहाँ पर क्या है, 3 ही कंडीशन होती है। तो 3 कंडीशन क्या है, पहली है प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करता है। मतलब स्पर्श करता है कि प्राइस लाइन क्या है, टेंजेंट है किस चीज़ की, आपकी इंडिफरेंस कर्व की। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व को एक और चीज़ ध्यान रखना कि प्राइस लाइन क्या होती है, ये जो लाइन है, ये जो खींच दी मैंने लाइन ए बी, ये क्या है, प्राइस लाइन है। मतलब प्राइस लाइन का मतलब है कि हमारे पास पैसा इतना था, ओ से बी तक हमारे पास बजट था। चाहे तो मैं ओ से बी तक सारा इसमें लगा दूं कि यहाँ तक खरीद लूँ, पर लेकिन अगर मैंने यहाँ तक लिया तो वाई पे जो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वाई पे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि मेरी जो वाई की वस्तु है वो कुछ नहीं मिलेगी। अगर मैं वाई का सारा लगा देता हूँ तो मुझे ओ भी नहीं मिलेगा, मतलब एक्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे मैंने अपनी पूरी इनकम, अगर हम इस लाइन पर हैं, मतलब कि इस प्राइस लाइन के ऊपर है, प्राइस लाइन के ऊपर हमारा पॉइंट है, तो इसका मतलब यह हमने अपनी पूरी इनकम यूज कर ली है। बट अगर ये पॉइंट
प्राइस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी जो इनकम है वो या तो हमने बचा ली या फिर उससे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश किया, जो कि हम कर नहीं सकते भाई। 100 रुपये है तो 100 रुपये ही खर्च करेंगे। अब देखो जैसे कि इसमें मैंने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाया है, 1 2 3। अब जो पहला कर्व है उसमें पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, उस अपनी प्राइस लाइन से क्या है, नीचे है। मतलब मैंने इसमें पैसे अपने बचा लिए, क्या कर लिए, बचा लिए पैसे। जैसे कि वही बात हो रही थी, 100 में से 80 का मैंने संभाल लिया, 20 रुपये बचा लिए। तो ये वाला जो हमारा है प्राइस लाइन पर नहीं है, तो क्या है, कंडीशन नहीं है। मैं किस में हूँ, इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा खर्च ही नहीं करा। तो मैं इक्विलिब्रियम में कहाँ से आ गया। फिर जो सेकंड इंडिफरेंस कर्व है वो कहाँ पर है, वो देखो, जो सेकंड इंडिफरेंस करवा रहा है उसका पॉइंट जो है वो प्राइस लाइन के ऊपर ही है। तो मतलब क्या है कि प्राइस लाइन के ऊपर वही पॉइंट है, तो इसका मतलब है मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया इस पॉइंट के लिए। तो ओ एन मैंने एक्स वस्तु का यूज किया, और ओ एम जो क्वांटिटी थी वो किसकी थी, एक्स वस्तु की थी, और ओ एन वाई वस्तु की क्वांटिटी थी मेरी। तो ये क्या था इसका। बट लेकिन जो लास्ट वाला है वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास 100 रुपये थे तो मैं 120 का सामान कैसे खरीद लूँगा। वो बात अलग है कि मैं उधार लेके आ जाता हूँ, पर लेकिन आज के टाइम में कोई उधार देता नहीं है, ठीक है। तो वो पॉइंट आउट हो गया। तो हमने एक चीज़ पता चली, कंडीशन क्या है, जब हमारा प्राइस लाइन के ऊपर ही क्या होगा, पॉइंट होगा, और जहां पॉइंट होगा वहीं पर क्या बनेगा, इंडिफरेंस कर्व बनेगा, क्योंकि आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ चुके हो। तो इंडिफरेंस कर्व जहां बनेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व को प्राइस लाइन क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए। ये हमारा पहली कंडीशन है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बहुत आराम से। आ गई या नहीं आ गई, नहीं आई तो जब मैं मीटिंग लूँगा तो उसमें समझ लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वही जो मैंने अभी क्या बात करी थी उसके अंदर, एजम्पशंस में थी कि प्राइस लाइन के इक्वल होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए क्या है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये यहाँ बना दिया मैंने, देखो इस जगह पे बना दिया है कि क्या है कि हमारा जो वही है सेम टू सेम प्राइस लाइन वाला, ये वाला जो है ये वाला है। अब इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि इक्वल कैसे होगा, स्लोप इक्वल किस तरीके से होगा। तो स्लोप को इक्वल की बात कर लेते हैं कि एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापन दर को इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को कम करेंगे, एक वस्तु को ज़्यादा करेंगे, पर लेकिन हम किस पर रहेंगे, प्राइस लाइन पर ही रहेंगे, प्राइस लाइन से अलग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई का किसके इक्वल होता है, कीमत रेखा के ढाल के। कीमत रेखा के ढाल मतलब स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ये वही चीज है कि प्राइस लाइन के इक्वल है क्या, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को मैंने यहाँ पे क्या माना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब दिखाता हूँ वो कैसे होगा। अब देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू ओ ए ओ अपॉन ओ बी। अब देखिए ये क्या है, ओ ए अपॉन ओ बी कैसे बताया, आपने पढ़ा होगा जितने भी साइंस के हैं, मेरे ख्याल से बी कॉम में भी मैथ्स तो होगी, तो मैथ्स में आपने साइन कोस तो सारे पढ़े ही होंगे। तो क्या है ये हमारा, ये क्या है हमारा बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो क्या पढ़ते थे, ए बी स्मॉल ले लूँ, ए बी सी। तो क्या होता था, टेन थीटा क्या होता था, टेन थीटा आपका स्लोप होता था, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जब हम इसमें बात करेंगे इस वाले की, ओ ए बी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ओ ए बी की बात करेंगे। तो ओ ए बी में जब हम स्लोप लगाएंगे, क्या है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन ये है। इसकी जब स्लोप की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ओ ए क्या हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ओ ए अपॉन बेस कितना है, ओ बी। तो ओ ए अपॉन ओ बी। और हमारा एक होता है इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, ए और बी है ना। जब हम किसकी बात करेंगे, वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट। तो ओ ए के लिए जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ओ ए हो गया, वो किसके इक्वल होता है, इनकम अपॉन प्राइस के, किसी भी वस्तु, जो वस्तु उस पर ली गई है, उस लाइन पे जो वस्तु है। तो वाई एक्सिस पे कौन सी वस्तु है, कौन सी, वाई वस्तु है। तो किसके इक्वल होगा, ओ ए किसके इक्वल होगा, आई अपॉन प्राइस ऑफ वाई वस्तु, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट के इक्वल क्या होता है, इनकम अपॉन प्राइस होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीचर्स भी छोड़ देते हैं कि बच्चों को क्या बताएं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर इसे नहीं भी लिखोगे आप तो काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो चेक कर रहे हैं उन्हें
वो इन चीज़ों में घुसते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर साइंस साइड के नहीं है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो साइंस साइड के नहीं हैं, तो उन्हें ये चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती है, तो वो थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं कि भाई बच्चों को भी क्या समझ में आएगी, क्योंकि बच्चे भी इकोनॉमिक्स में, जो ज़्यादातर बच्चे हैं इकोनॉमिक्स के, वो क्या है, उन्होंने कभी मैथ्स पढ़ी नहीं, उन्होंने कभी वो नहीं पढ़ा, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े, टेन थीटा कोस थीटा पढ़े थे कभी 10th में पढ़े थे, अब भूल चुके हैं, तो इसलिए टीचर्स भी इसको कोशिश करते हैं कि छोड़ ही दें। तो लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको। तो क्या है कि इनकम अपॉन प्राइस किसका, वाई वस्तु का प्राइस हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस मतलब ओबी की बात करते हैं। ओबी किस पे आता है, फिर ओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम, और प्राइस किसका हो जाएगा, प्राइस, इनकम तो सेम रहेगी, प्राइस किसका हो जाएगा, एक्स वस्तु का, तो प्राइस इसका हो गया। अब आपको पता होगा इनकम अपॉन पी वाई अपॉन ये बिल्कुल, फिर आई अपॉन पी एक्स। अब आपने पढ़ा होगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, जो लास्ट वाली मल्टीप्लाई है वो कहाँ आती है, वो हमारी कहाँ आती है, वो हमारी ऊपर आती है। तो ये यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो कैसे आएगी कि आई इंटू पी एक्स अपॉन आई, नीचे वाले का आई इंटू पी वाई, आई से आई कट, कितना बचा, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या कंडीशन मिल के आई, जो हमें मिला वो मिला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू किसके होता है, प्राइस ऑफ एक्स वस्तु और प्राइस ऑफ वाई वस्तु के इक्वल होता है। और ये एक फॉर्मूला बनता है किस चीज़ का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक्स और वाई वस्तु के लिए, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू होता है किसके, इसके। तो ये एक सेकंड कंडीशन होती है जब ऐसी कंडीशन मिल जाए। क्योंकि देखिए जब आप हायर एजुकेशन में पढ़ते हो और आप अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड मैथ्स का है तो आप कोशिश करते हो कि उसे डीपली पढ़ा जाए, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस न्यूमेरिकल्स में ये सारी चीज़ें फिर यूज़ होती है कि अगर इक्विलिब्रियम ढूंढना है, क्वेश्चन दे दिया, प्राइस वगैरह दे दिया और वो दे दिया, तो इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढोगे आप, इस तरीके से फॉर्मूला लगा के ढूंढोगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है इंडिफरेंट कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब उन्नतोदर होता है, ये मैंने बता ही दिया था, मतलब कि मूल बिंदु की तरफ आता हुआ, झुका हुआ, मुड़ा हुआ, यही चीज़ें हैं कि झुका हुआ, मुड़ा हुआ किसकी तरफ, मूल बिंदु की तरफ होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये आपकी कुछ कंडीशन थी। तो आज का जो टॉपिक है बताओ कैसा लगा, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं जूम मीटिंग पे उसे बिल्कुल ही अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन के साथ था। इसमें कुछ इफेक्ट भी हैं कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं नोट्स भेज दूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में नोट्स भेज दूंगा, उसमें नोट्स के साथ कंपेयर करके पढ़ लेना, ठीक है। और इसे मेरे ख्याल से अच्छे समझ गए होंगे आप, जो भी क्वेश्चन होंगे वो उसके बाद देख लेंगे, वरना चलो बस उसके बाद देख ही लेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, अब कल को मिलते हैं, तो उसमें हम करा देंगे कंज्यूमर सरप्लस करा देंगे या फिर कोई और टॉपिक देख लेंगे, ठीक है, चलिए।